17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में होगी। वर्चुअल बैठक। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम मॉडल पर विवाद जारी। 12 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 बार मिल चुकी है तारीख। छपरा में चौकीदार की निर्मम हत्या। पानापुर थाने में पदस्थापित था चौकीदार। प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू। मधुबनी नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज आक्रोशित। मोतिहारी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। चरखा पार्क से निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पूर्णिया से बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पे शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की माता का निधन हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से। आपको बता दें, आज सुबह लगभग 6:30 बजे मौत हुई है। पुत्र की मौत से मां सदमे में थी, जिसके बाद दारोगा की मां की मौत हुई है। आज 2 बजे दोपहर को मां और बेटे का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। किशनगंज टाउन थाने के एसएचओ अश्विनी कुमार थे। आपको बता दें, बिहार से पश्चिम बंगाल चोर को पकड़ने गए, जिस दौरान मॉब लिंचिंग के दौरान उनकी मौत हुई थी। शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की माता का निधन लगभग 6:30 बजे हुआ और आज दोपहर लगभग 2 बजे मां बेटे दोनों का ही एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद दारोगा की मां का लगभग 6:30 बजे निधन हो गया। बेटे की मौत से काफी आहत मां थी, जिसके चलते उनका निधन हुआ। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जुड़े हुए हैं। रौनक जी, शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की माता का निधन लगभग 6:30 बजे बताया जा रहा है कि हुआ है। क्या कुछ ताजा जानकारी है इस खबर को लेकर? जी आस्था, आपको बता दें कि जब ये घटना घटी थी और जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली थी कि दारोगा जब छापेमारी में गए थे तो उस दौरान पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है, तो खबर मिलते ही उनके मां उर्मिला देवी का जो हालत था वो लगातार बिगड़ते जा रहा था। जब परिजन के पास सब पोस्टमार्टम के बाद लाया गया था, कल की घटना है जी। कल जब परिजन के पास सब पहुंचा तो गांव में जो सन्नाटा था वो तो था ही, परिजनों में जो सन्नाटा था उसको लेकर, जैसे पत्नी है उनकी स्नेहलता, उनकी भी हालत खराब देखी जा रही है। वो लगातार बेहोशी की हालत में चल रही है जी। और माँ, जिस समय से ये खबर मिली थी तो माँ उसी समय से अपने होशो हवास में नहीं थी जी। इलाज लोगों के द्वारा, जो परिजन थे या जो ग्रामीण स्तर के लोग जो सहयोग कर सकते थे, वो उनके द्वारा उन्हें अस्पताल में इलाज भी करवाया गया, लेकिन इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली जी। एक ही परिवार में 2 बड़ी घटनाएं हुई है। एक ही परिवार में ये 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, जब ये खबर और ये जब घटना घटी थी और घटना के बाद स्वतः पुलिस महानिदेशक जो है आईजी रेंज, पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी, वो पहुंचे थे घटनास्थल पर। उन्होंने कैंप किया था और वहां के जो एसपी है किशनगंज एसपी ने भी सहयोग की बात कही थी। अब यहाँ पूर्णिया जिले के जो डीएम और एसपी है, दोनों घटनास्थल पर उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं। पैतृक गांव पहुंच करके परिजनों को ढांढस बंधाया है। जी रौनक जी, शहीद का भी जो है अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ था और ये जो खबर सामने आई है उनकी मां की जो मौत हुई है, उनकी मां को ये जो सदमा लगा है, इसके बाद दोनों का ही एक साथ अब अंतिम संस्कार करने की बात की जा रही है।
बिल्कुल सही है ये। और घटना के बाद ये एक त्रासदी ही कहा जाए, क्योंकि एक परिवार में एक अर्थी उठने के साथ दूसरी अर्थी उठ रही है, तो पूरे गांव का जो माहौल है वो गमगीन तो है ही। अब एक बूढ़ी माँ अगर इस तरह से मौत के शिकार होती है, अपने बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो ये गम का विषय तो है ही। और दोनों का जो शव है वो ग्रामीणों के द्वारा ही एक साथ लेकर जाने की बात कही गई है। हालांकि परिजन इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पूर्व से ही अश्विनी कुमार के पिता का निधन हो चुका था, वो एक खुद शिक्षक रहे थे, और उसके बाद अभी माताश्री थी और माताश्री का भी देहांत इस खबर को सुनने के बाद हो गई। तो अब एक छोटा भाई बचा है प्रवीण कुमार, जो और ये 5 साल का बेटा है उसका, अश्विनी कुमार का, जो मुखाग्नि देगी, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है। रौनक कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पूर्णिया से आप देख सकते हैं, जहां पर शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की माता का लगभग 6:30 बजे सुबह निधन हुआ है, और अब शहीद अश्विनी कुमार और उनकी मां का एक साथ लगभग 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामहिम राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 17 अप्रैल को दिन की 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब चिंतित नजर आ रही है। इसी के चलते राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है, 17 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ गए हैं। शशांक जी, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, इसी के चलते राज्यपाल के द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की बात की जा रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें जो भी निर्णय सरकार लेगी या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे या जो आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ ठोस और कड़े निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में एक कॉन्सेंस बनाने के लिए, एक सर्वसहमति बनाने के लिए सभी दलों की बैठक हो, इसका सुझाव प्रधानमंत्री ने ही दिया था। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि चूंकि वो कोई पॉलिटिकल बात ना बन जाए, इसलिए गवर्नर जो है राज्यपाल, वो उसकी पहल करेंगे, वो उसको चेयर करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, और उन्हीं की देख रेख में ये सर्वदलीय बैठक होगी। और सर्वदलीय बैठक में जो हालात हैं इस वक्त सूबे के, वो हालात रखे जाएंगे, आने वाले थ्रेट परसेप्शन को रखा जाएगा कि आने वाले दिनों में स्थितियां और कितनी विकराल हो सकती है, और सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है ये भी बताए जाएंगे। और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है और जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो कोई अगर सरकार अब निर्णय ले तो उसमें आम सहमति जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर या अन्य कड़ाइयों को लेकर संशय बना हुआ है। पिछले साल का जिस तरह लोगों के पास अनुभव रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए भुखमरी की स्थिति आ गई थी, रोजगार छिन गए थे, कड़ाइयों की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर जनता के मन में जो संशय है, वो संशय कहीं से बढ़े नहीं और कहीं से कोई विरोध ना हो, जो निर्णय हो सर्वसम्मति से हो। यही वजह है कि 17 तारीख को गवर्नर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। जी शशांक जी, क्या कुछ अहम मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी कोरोना के अलावा? देखिए, सिर्फ और सिर्फ कोरोना ही मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड की प्रकोप बढ़ रहा है और बिहार में प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए, बिहार में आज तक की जो अभी तक की अद्यतन कोरोना की स्थिति है, जब कोरोना पीक पर था उस वक्त भी बिहार में इतने ज्यादा एक्टिव केसेस नहीं आ रहे थे। तो इस वक्त एक तरह का जो सेकेंड वेव है कोरोना की, वो न सिर्फ तेज है बल्कि ज्यादा खतरनाक है स्ट्रेन वो। तो ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। सतर्कता इस मायनों में ही बरत रही है कि लोगों की ट्रेसिंग हो, टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट हो और वैक्सीनेशन हो, लेकिन इसके अलावा लोगों के मन में कोई सवाल ना हो। और चूंकि तमाम दल मिलकर कोई निर्णय लेंगे या तमाम दलों के कंसेंसस से कोई निर्णय होगा, तो जो राजनीतिक तौर पर चीजों को
गाइड करना या जो भी कहा जाए फैलाई जाती है, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगे, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, एक महामारी है और ये महामारी फैल रही है। ऐसे में सभी दलों का जो विश्वास बनाकर ही कोई निर्णय लेने की सरकार सोच रही है और उसी का प्रतिफल है कि 17 तारीख को गवर्नर ने मीटिंग कॉल की है। जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बिहार में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पहले कहा गया था कि ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। लगातार अगर स्थिति बिगड़ती रही तो क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, आज अगर कोरोना की बात की जाए तो आज बिहार में लगभग 12,000 के करीब एक्टिव केसेस हो गए हैं और अकेले पटना में करीब 1500 मामले कल यानी शाम तक 24 घंटे में रजिस्टर किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में हालात काफी बिगड़ रहा है, बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। लेकिन क्योंकि पटना में, राजधानी में कोरोना के तमाम नए नए इलाके चिन्हित हो रहे हैं, तो सरकार के सामने एक ये भी है कि कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जाएं। लेकिन उसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण है कि जितने लोग बाहर जा रहे हैं, देखिए सिर्फ महाराष्ट्र से बिहार में 17 ट्रेनें आ रही हैं, तो कहने पूरे जो बाहर से जो सबसे ज्यादा स्ट्रेन अगर फैला हुआ है, खतरा है, तो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से लोग वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की टेस्टिंग की बात की जा रही है, ट्रेसिंग की बात की जा रही है, उनको अगर कोविड हुआ तो इलाज की बात की जा रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग रास्ते में उतर जा रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए बिहार में खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि बिहार में कोरोना अंदर से बहुत अपने बिहार के इंडिजिनियस कम है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना लेकर भी आ रहे हैं, ऐसी सूचना है। तो इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और रिस्ट्रिक्शंस मिल सकते हैं 17 के बाद। लेकिन जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन लागू करने के लिए केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और केंद्र के निर्णय के अनुसार राज्य फंक्शन करेंगे। लेकिन जो राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार ने अधिकार दे रखे हैं, उसमें नाइट कर्फ्यू जैसी चीजें हैं और नीतीश कुमार ने इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जैसी परिस्थितियां होंगी उस अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो अब आज और कल में कहीं ना कहीं इस बात का फिर एक बार समीक्षा होगी और हो सकता है कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर की तमाम जानकारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने दी है। सुशासन की सरकार में मधुबनी में हुए नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों का विरोध पूरे बिहार में हो रहा है, जिसे लेकर मोतिहारी में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के लोगों ने शहर के चरखा पार्क से कैंडल जलाकर सड़कों पर निकले और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सभी लोगों शहर के गांधी चौक पहुंचे और मृतकों की आत्मा की शांति को लेकर कैंडल मार्च लगाया और मृतकों के परिवार को सरकार से न्याय दिलाने की मांग भी सरकार से की है। बिहार में सत्ता के इशारों पर हम क्षत्रियों पर हमला हो रहा है और हत्याएं की जा रही हैं। जैसे विगत दिनों मधुबनी में नरसंहार हुआ, बांका में एक क्षत्रियों की हत्या की गई, भभुआ के क्षत्रियों की हत्या की गई, शिवहर में क्षत्रियों की हत्या की गई। इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए सरकार के इशारे पर एक साजिश के तहत हमले किया जा रहा है। जय राजपूताना। आपको बता दें कि बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों का विरोध पूरे बिहार में चल रहा है। इसी के चलते संगठन के लोगों ने शहर के चरखा पार्क से कैंडल जलाकर सड़कों पर निकलकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सभी लोग शहर के गांधी चौक पहुंचे हैं, जहां पर मृतकों की आत्मा की शांति को लेकर कैंडल जलाई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इस दौरान गांधी चौक पहुंच गए और कैंडल जलाई गई है। छपरा में एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बढ़ रहे क्राइम से लोग दहशत में हैं। ताजा मामला मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन कुम्हार टोली के पास का है, जहां बीती देर रात पानापुर थाने में पदस्थापित चौकीदार की संदेहास्पद तरीके से
निर्मम हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाने पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। फिलहाल मामले में थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीरज कुमार, घर दुबौली। का मामला है? मामला है कि मेरे पिताजी मेरे मामा के घर से खाना वाना खाकर पानापुर डिप्टी जा रहे थे। मामा का घर कहाँ है? सपाई। हाँ। सपाई से जा रहे थे पानापुर डिप्टी में। हाँ। रात्रि 7 बजे। हाँ। इसके बाद उसके रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ कुछ नेटवर्क रहते थे और उसे हत्या का वहाँ कोई नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। हमारे सब घर में ताला मार कर सभी कोई भाग गया था। आपको बता दें कि मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन कुम्हार टोली के पास का ये पूरा मामला देखने को मिला है, जहां पर पानापुर थाने में पदस्थापित चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, प्राथमिक दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया गया है। खबर यूपी से है, जहां सुल्तानपुर में बीती रात निवर्तमान प्रधान को गोली मार दी गई, जिसके बाद आनंद फानंद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे रिफर कर दिया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल करने के साथ साथ हमलावरों की तलाश में भी जुट गई है। आपको बता दें कि निवर्तमान प्रधान को गोली मार दी गई है। यूपी के सुल्तानपुर से ताजा मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। और पुरानी रंजिश की इस दौरान बात सामने आ रही है कि पुरानी रंजिश के चलते निवर्तमान प्रधान को गोली मारी गई। कोतवाली इलाके के बड़े चौराहे पर दो पक्षों में वाद विवाद के बाद लोगों को कोतवाली थाने लाया गया, जहां एक युवक की देर रात तबीयत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। बीती शुक्रवार की शाम बड़े चौराहे पर कस्बे के मास्टर कॉलोनी निवासी किशनलाल त्रिवेदी की निवासी मोहल्ला सरावगी टोला दिनेश के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और नौबत मारपीट पर आ गई। इस दौरान पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई, जहां युवक रवि त्रिवेदी की देर रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण पुलिस रवि को बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लकी नाग ने चौराहे पे मारा, 3 लोग थे और जब वो बचाने के लिए भागे थाने के पास, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। तब वो बता रहा था लकी नाग कि जो है वो उन्होंने मारा है उनको। उसके बाद रात में तबीयत खराब हुई, तब उसने कहा, हमने कहा फोन दे दो, फोन करना है घर पे, तो फोन नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद संपर्क में आए सभी लोगों की कोविड जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अलावा पूरे थाने को सैनिटाइज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कह दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मेले से हुई बाइक चोरी के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल लाया गया। इस प्रक्रिया के बाद आरोपियों को कोर्ट परिसर में ले जाया जा रहा था, तभी उन्हें बदमाशों की कोरोना रिपोर्ट मिली, जिसमें तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गिरफ्तारी है, हंजा में मेला लगा हुआ था, वहां से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोग की गिरफ्तारी है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है।
औरंगाबाद के रफीगंज में एक आग लगने से मामला सामने आया है। आग लगने से एक गाय की मौत और हजारों की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की बताई जा रही है, जहां ग्रामीण रामचंद्र यादव के घर के आगे बने गौशाला में अचानक आग लग गई, जिसके कारण गौशाला में रखे कुट्टी, अनाज, नेवारी और कपड़ा जलकर खाक हो गया और साथ ही एक गाय की भी जलने से मौत हो गई, जिसकी सूचना रफीगंज थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल गाड़ी और ग्रामीणों की सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना को लेकर रफीगंज सीओ ने जांच टीम की गठन करते हुए घटना की जांच करने का आदेश दिया है, जिससे पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जा सके। गया अटेंडम को कोई नहीं देख सका किस तरह से लग गया। गाय मर गया, 500 वो जानवर था, गलापति था से जो है सब जल गया, कपड़ा था जल गया, तीन की था, तीनों की में जल गया सब मकान में। कितना बजे हुआ था? 4 बजे। उस समय आप कहाँ थे? हम यहाँ पर नहीं थे, घर पर। कटनी का बेरा है, सब लोग जहाँ तहाँ सब है। बगहा के मधुबनी प्रखंड के सिमरिया चकदहवा गांव में आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं, तो वहीं इस आगजनी में लाखों के सामान का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही धना थाने के अग्निशमन दस्ता टीम के साथ आग बुझाने के लिए पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग अधिक होने से काफी मशक्कत के बाद बगहा से दमकल की गाड़ी आने से आग पर काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि प्रखंड में एक भी दमकल की गाड़ी नहीं है। मुजफ्फरपुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना हो रहा है, ये आप इस दृश्य में साफ देख सकते हैं। अपनी कमाई को दोगुनी करने के लिए बेखौफ ऑटो चालक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह अपनी ऑटो में भरकर बिना मास्क के आराम से जा रहे हैं। हम लोग 6 मजिस्ट्रेट को अलग से केवल मास्क को चेक करने के लिए डिप्यूट किए हुए हैं, जिसमें कि जो परिवहन के हमारे साधन बस, ऑटो, उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाना है। हम लोग लगातार इस पर फाइन कर रहे हैं, लेकिन फाइन से कुछ नहीं होना है। आम नागरिकों के बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोरोना से केवल हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के बढ़ती चेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद और सख्त नजर आ रही है, तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करवाने को लेकर बीती शाम 7 बजे दुकान खुले रखने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रही। जिले के सदर एसडीएम संजीव चौधरी और सदर डीएसपी राजन सिन्हा खुद इसकी मॉनिटरिंग करने सड़क पर उतरे। इस कार्रवाई को देख दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। औरंगाबाद में इस बार कोरोना की रफ्तार न सिर्फ काफी तेज है, बल्कि इसके परिणाम भी पूर्व की अपेक्षा ज्यादा घातक है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर गृह विभाग के हालिया निर्देशों से अवगत कराते हुए डीएम ने कहा कि सावधानी ही इसका बचाव है। साथ ही ऐसे में जिलेवासियों से मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का सदैव अनुपालन करने की अपील की गई है। प्रतिष्ठान जो है 7 बजे तक ही खुला रहेंगे, इसके बाद जो है सभी दुकान बंद कर दिया जाएगा। तो इसे जो है हम लोग सख्ती से पालन करवाने के लिए तो जगह जगह जो हम लोग पेट्रोलिंग व्हीकल्स ये मतलब 4 व्हीलर रहेगा, 2 व्हीलर रहेगा और डिप्यूटेशन भी वहाँ पे स्टैटिक फोर्स भी हम लोग डिप्यूट करवाएंगे। और इसके अलावा जहाँ पे भी जो है भीड़ भाड़ वाला जगह है,
भागलपुर के जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी में आपसी विवाद में हुए मारपीट की घटना में घायल की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती शाम घर बनाने के दौरान हुए विवाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की गई, तो वहीं इस घटना में तलवार से हमला कर सुभाष मंडल को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। जिसके बाद मायागंज अस्पताल पहुंचे गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही शासन और प्रशासन पर एक बार फिर से हमला बोला है। घटना घटने के कारण एक बार इन लोगों को पहले भी मारा था। मतलब यही समझिए एक महिला थी, फायरिंग कर दिया और बट से मारा। वो लोग चमचोट टाइप का है, घर ढुकता है, लड़ाई इसकी घर ढुकता है। और ये लोग अपना घर बनाने के लिए बांस लाया था बगैर पूछे, मतलब आधा किलोमीटर उसका घर दूर है, वहां से आके इसका बांस, ये लोग बिहार में था, बांस काट के अपना भूसा ढोने वाला ये बनाया। भागलपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेतरी कलबलिया धार से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तीनों के पास से एक 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा और 12 बोर की 57 चक्रे जिंदा कारतूस बरामद किए। इस पूरे मामले की जानकारी नवगछिया थाने में देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दी है। गुप्त सूचना मिली थी कलबलिया धार के पास मकई के खेत में कुछ अपराधी इकट्ठा हो गए अपराध करने की नियत से। सूचना मिलती मैंने एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिस टीम में एसएचओ नवगछिया राजकुमार, एसआई अजीत, अन्य पदाधिकारी सिपाहीगण थे, फागूराम एसआई वो भी थे, टीम में थे। और सटीक तरीके से एसडीपीओ साहब उनकी टीम मिल करके तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये 3 हथियार बरामद हुए हैं। 57 12 बोर कारतूस भी है, 5 पिपिन का कारतूस भी बरामद हुआ है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं तो बोल ही देना।